हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर में कंपलसरी पेपर है, जनसंख्या, शिक्षा एवं पर्यावरण, पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट, उसका सेकेंड चैप्टर का जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने देखा जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है, जीवन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, स्वास्थ्य स्थिति कैसा होना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं एवं शिक्षा, जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था। आज उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो जनसंख्या, शिक्षा एवं पर्यावरण का जो सेकंड चैप्टर है उसका पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पोषण का अर्थ एवं परिभाषा। पोषण का क्या अर्थ है एवं इसकी क्या परिभाषा है। सामान्य अर्थों में पोषण का अर्थ संतुलित भोजन से संबंधित माना जाता है, लेकिन पौष्टिक भोजन मानव जीवन की नींव है, क्योंकि ऐसा भोजन मानव के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये रहा हमारा पोषण का अर्थ। अब हम लोग देखते हैं पोषण की परिभाषा। डी.एफ. टर्नर के अनुसार, मतलब डी.एफ. टर्नर ने अपने शब्दों में कैसे पोषण को परिभाषित किया है उसको हम लोग देखते हैं। पोषण उन विभिन्न प्रक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा कोई भी जीवित प्राणी भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर पोषक तत्वों का उपभोग शारीरिक कार्यों को संपन्न करने के लिए तथा इसके घटकों के पुनर्निर्माण के लिए करता है। तो ये रहा हमारा पोषण का परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के कितने प्रकार हैं? पोषण के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला उचित पोषण, दूसरा अल्प पोषण और तीसरा कुपोषण। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे उचित पोषण। उचित पोषण क्या है, इसमें किन प्रकार के पोषण को सम्मिलित किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं उचित पोषण। उचित पोषण में भोजन की मात्रा, उसमें विद्यमान विविध तत्व इस प्रकार हैं कि शरीर की समस्त आवश्यकताओं एवं क्रियाकलापों के लिए पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। इस अवस्था में शरीर की सभी कोशिकाओं का पोषण होता रहता है। एक उचित पोषित व्यक्ति वह है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब एक उचित पोषित व्यक्ति हम उनको कह सकते हैं जिनमें निम्नलिखित क्वालिटीज पाई जाएं। वो विशेषताएं क्या हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहली जो विशेषता वो है सुदृढ़ एवं सुविकसित सुसंगठित मांसपेशियों का होना। मतलब जिसकी सुदृढ़ एवं सुविकसित सुसंगठित मांसपेशियां हैं उनको भी हम लोग पोषित व्यक्ति कह सकते हैं। और दूसरी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का पर्याप्त होना। मतलब जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका पर्याप्त मात्रा में होना, ये भी पोषित व्यक्ति के लक्षण हैं। जो तीसरा है वो शरीर सुसंगठित एवं सुविकसित होना। मतलब शरीर का आकार सुसंगठित एवं सुविकसित होना। अगला जो विशेषता है उसको हम लोग देख लेते हैं उचित पोषण का। वो है पाचन संस्थान ठीक प्रकार से कार्य करता हो और भूख अच्छी लगती हो। मतलब वो उसी व्यक्ति को पोषित कहा जा सकता है जिसका पाचन ठीक से कार्य करे और उसको अच्छी खासी भूख लगती हो। और अब हम लोग अगला विशेषता देखते हैं उम्र के अनुसार लंबाई व वजन का बढ़ना। मतलब उम्र के हिसाब से उतनी ही लंबाई और उतना ही वजन होना चाहिए उचित पोषण के अंतर्गत। और अगली जो विशेषता है वो है गहरी एवं स्वप्न रहित निद्रा का होना। मतलब वो चैन से सो सके, उसकी जो निद्रा हो स्वप्न रहित हो, ना कि सपने देख देख के सोए। जिस व्यक्ति के अंदर पोषण की कमी होती है उसे अत्यधिक सपने आते हैं। तो ये रहा हमारा उचित पोषण। अब हम लोग देखते हैं अल्प पोषण क्या है। अल्प पोषित व्यक्ति को किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। जब व्यक्ति का शारीरिक विकास, वृद्धि एवं रख रखाव के लिए आवश्यक मात्रा एवं अनुपात में कम आहार प्राप्त होता है तो पोषण की उस अवस्था को अल्प पोषण कहते हैं। अल्प पोषण की 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली आहार या भोजन की कम मात्रा और दूसरी पौष्टिक गुण युक्त भोजन में कमी। मतलब उसके पास आहार या भोजन की कम मात्रा पर्याप्त हो और दूसरा पौष्टिक गुण युक्त भोजन की कमी हो। भोजन तो हो लेकिन वो पौष्टिक ना हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि अल्प पोषण की अवस्था में व्यक्ति की आवश्यकता से कम मात्रा में आहार प्राप्त होता है तथा अनिवार्य तत्वों की मात्रा सामान्य से कम होती है या किसी एक तत्व का समुचित विकास हो
एवं वृद्धि नहीं हो सकती। अतः कहा जा सकता है कि अल्प पोषण अपने में अपर्याप्त पोषण है, इससे शरीर का समुचित विकास एवं वृद्धि होना पॉसिबल नहीं है। तो ये रहा हमारा अल्प पोषण, मतलब आहार या भोजन की कमी होगी तब भी बच्चा अल्प पोषित हो सकता है। पौष्टिक गुणयुक्त भोजन की कमी होने से भी अल्प पोषण का शिकार हो सकता है। अब जो हमारा तीसरा प्रकार है उसको देखते हैं हम लोग, कुपोषण। पोषण की अवस्था तथा अनुचित ढंग से कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण में समुचित मात्रा में भोजन ना मिल पाता है। कहने का तात्पर्य है कि आहार का असंतुलित होना अथवा अपर्याप्त होना आज कुपोषण की विभिन्न दशाएं हैं। मतलब अपर्याप्त आहार जो है वो अपर्याप्त मात्रा में हो और असंतुलित हो। आहार संबंधी समुचित ज्ञान ना हो तो पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री होते हुए भी कुपोषण की अवस्था आ जाती है। अतः कहा जा सकता है कि कुपोषण मुख्य रूप से अधिक भोजन या कम पोषण वाले भोजन से होता है। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। मतलब शरीर को चाहिए कि समय समय पर उसे संतुलित आहार दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारी होना अत्यंत जरूरी है। मतलब अगर बीमारियों से बचना है तो कुपोषण की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि कुपोषण के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या विकराल है। इसका प्रमुख कारण है गरीबी। धन के अभाव में गरीब लोग पर्याप्त पौष्टिक चीजें जैसे दूध, फल, घी इत्यादि नहीं खरीद पाते। कुछ तो केवल अनाज से मुश्किल से पेट भर पाते हैं। गरीबी के अतिरिक्त कुपोषण का एक कारण अज्ञानता और निरक्षरता भी है। अधिकांश लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को संतुलित भोजन के बारे में जानकारी नहीं होती। इसी कारण वे स्वयं अपने बच्चों को भोजन में आवश्यक वस्तुओं का समावेश नहीं करते, जिससे वे स्वयं तो रोगग्रस्त होते ही हैं, साथ ही अपने परिवार को भी कुपोषण का शिकार बना देते हैं। तो ये रहा हमारा कुपोषण के कारण। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या का प्राकृतिक साधनों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। मनुष्य स्वयं ही एक संसाधन है। इस जनशक्ति के समुचित योजनाबद्ध ढंग से उपयोग से ही क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव है। पुनः मनुष्य संसाधनों का उपयोग करता भी है। मानव रहित प्राकृतिक संसाधनों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं और उपयोग के संदर्भ में ही कोई वस्तु, तत्व या संसाधन बनती है। हम लोग इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं जिमरमैन के शब्दों में। जिमरमैन के अनुसार किसी भी स्थल पर उपलब्ध किसी भी पदार्थ या भौतिक वस्तु को तभी संसाधन कहा जाएगा जब वह मनुष्यों के किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जा सके। मतलब संसाधन उसे तभी कहा जा सकता है जब वह मनुष्य के किसी आवश्यकता की पूर्ति करता हो। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव। तो जो पहला प्रभाव है वो है आधुनिक कृषि व्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का कैसे आधुनिक कृषि व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। कृषि में तकनीकी की विकास तथा संसाधनों जैसे सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य रसायनों की अच्छी उपलब्धता के कारण अधिकतर किसान सीमित संख्या में फसलों की प्रजातियों का उपयोग करने लगे हैं। क्योंकि सभी साधनों की व्यवस्था होने के कारण फसलों का उपयोग किया जाता था, वही आधुनिक खेती में विकसित तकनीकों के कारण सीमित संख्या में प्रजातियों का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों तथा मवेशियों की आनुवंशिकी विविधता में लगातार कमी हो रही है। यही कारण है कि औद्योगिक खेती अधिक उत्पादकता के बावजूद प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण बनता जा रहा है। तो ये रहा हमारा आधुनिक कृषि व्यवस्था, मतलब जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक साधनों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो पहला तो हो गया आधुनिक कृषि व्यवस्था के कारण।
दूसरा हम लोग देखेंगे जीव जंतु आवास विखंडन। अब हम लोग देखते हैं जीव जंतु आवास विखंडन। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण अतीत में पाए जाने वाले बड़े बड़े जंगलों तथा जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों तथा समुद्रों को कई छोटे छोटे भागों में आवास, सड़कों, रेल लाइनों, पुलों और टर्मिनलों द्वारा बांट दिया गया है। इससे जीव जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करने तथा इनके रहन सहन में बाधा उत्पन्न करने लगी है। इन सभी क्रियाओं के कारण प्राणियों के स्थानांतरण, पुनर्वास तथा स्थिरीकरण में बाधा पहुंचती है, क्योंकि ये सभी परिवर्तन उनके लिए भौतिक बाधा उत्पन्न करते हैं। आवास विखंडन की प्रक्रिया से जीव जंतुओं के आवास की जलवायु में भी परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधन प्रभावित होते हैं। तो ये रहा जीव जंतुओं आवास विखंडन से किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हो रहे हैं वो। अब हम लोग अगला देखते हैं, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के कारण जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण पिछले कुछ वर्षों में जंगलों की अंधाधुंध कटाई, खनिज तेलों तथा कोयलों का उद्योगों तथा बिजली उत्पादन से उपयोग तथा आधुनिक खेती में नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग, कार्बन, फ्लोरोकार्बन जैसे गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन का उत्सर्जन तेजी से हो रहा है, जो वायुमंडल को गर्म कर रही है, जिससे वायुमंडल के तापक्रम में लगातार वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इससे वनस्पतियों और प्राणियों के लुप्त होने की संभावना बढ़ती जाती है, जो अपने को परिवर्तित वातावरण में ढाल नहीं सकते। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक संसाधन प्रभावित होते हैं। तो ये रहा हमारा जलवायु परिवर्तन, मतलब किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि का जलवायु परिवर्तन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। अब हम लोग अगला देखते हैं, प्रदूषण। जनसंख्या वृद्धि से किस प्रकार तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे प्रदूषण को बढ़ावा देने में जनसंख्या वृद्धि का हाथ क्या है। प्रदूषण भी प्राकृतिक संसाधन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण उद्योगों, यातायात के वाहनों तथा अन्य इकाइयों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक गैसों तथा रसायन, कृषि में उपयोग होने वाले तमाम रसायन उर्वरकों का उपयोग किया जाने लगा है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण बुरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। इतना ही नहीं, कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जमीन में पाए जाने वाले तमाम तरह के सूक्ष्म जीवों, जो कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, विभिन्न रसायनों के हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने से ये अन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, गिद्धों की संख्या थी, उनमें हाल ही के वर्षों में तेजी से कमी होने के कारण जानवरों के मांस को प्रदूषित होना माना जा रहा है। तो ये रहा हमारा प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि का असर किस प्रकार से प्रदूषण को बढ़ा रहा है। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। जनसंख्या वृद्धि के कारण किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। जनसंख्या वृद्धि की अधिकता के कारण प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संसाधन भी कम उपलब्ध हो पाते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से ह्रास हो रहा है। इनसे उन तमाम जीवों के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, जो अपने को इन विषम परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढाल पाते हैं। जो इन परिस्थितियों को झेल लेते हैं, सिर्फ वही बच पाते हैं। तो ये रहा प्राकृतिक आपदाएं। अब हम लोग अगला देखते हैं, अत्यधिक उपभोग। जनसंख्या वृद्धि की अधिकता के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग हो रहा है, जिससे उनमें ह्रास दृष्टिगोचर होता है। आजकल पेड़ों और जानवरों का उपयोग वस्त्र निर्माण, दवाइयाँ बनाने, शान शौकत के लिए शिकार करने आदि की आवश्यकता से अधिक होने लगा है, तो उनके ह्रास के दर में तेजी आती है, क्योंकि उनकी खपत उनकी उत्पत्ति से अधिक होने लगती है। तो ये रहा अत्यधिक उपभोग भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी उतना उपभोग बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जो हमारा सेकंड चैप्टर में बचा हुआ टॉपिक है, उसको हम लोग, जो सेकंड चैप्टर का पार्ट 3 आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।